अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम 3 बड़ी खबरें लेके आए हैं आपके लिए। एक तो हमारे साथ द नेशन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोर्ट्स कवर करते हैं, अली हमज़ा मौजूद हैं और बड़ी मेहनत से कवर करते हैं। आज इमरान खान साहब का जो सज़ा हुई है उनको और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इद्दत की मुद्दत में निकाह के इल्ज़ाम पर, उसके खिलाफ अपीलों का फैसला आना था, लेकिन आज कमरा अदालत में क्या ड्रामाई वाक़यात पेश आए, किस तरह से तमाम के तमाम सूरत हाल ही बदल गई और जज साहब भी फैसला देने से पीछे हट गए। खावर मानिका ने बड़ी उधर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। ये सब कुछ क्या होता रहा, किस तरह की खावर मानिका क्या चाह रहे थे, ये सब कुछ हम आपको आज बताएंगे। अली हमज़ा से पूरा आपको वो मंजरनामा, आपको मंजरकशी करके बताएंगे कि क्या हुआ आज कमरा अदालत में। बहुत सुनने से लायक ये कहानी है। इसके अलावा जो शायर हैं अहमद फरहाद, अब उनके मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक, जिसे कहते हैं ना, गेम कर गए हैं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ। वो भी आपको बताते हैं कि वो किस तरह से खेल गए हैं। और तीसरा, मौजूद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने, उनके हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं जेन मेरिट, उनको एक ख़त लिखा है जिसमें जेन मेरिट की जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो तनकीद थी और 13 जनवरी के जो बल्ला छीनने वाले मुतनाज़ा तरीन जमहूरियत पर शब खून मारने वाले फ़ैसले के ऊपर उसका जवाब दिया है मौजूद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने। तो ज़रा वो भी आपको बताएंगे क्या जवाब है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बरतानवी सफ़ीर को जो रजिस्ट्रार से ख़त लिखवाया है। उसमें लिखते हैं कि जी, बरतानवी हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुले माशरे की बात की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। ख़त में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और बाल्फोर एलामिया के ज़रिए इसराइली रियासत के क़याम का तज़किरा भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने ख़त पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मेरिट के नाम भिजवाया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आपकी पुरजोश तकरीर में जमहूरियत की अहमियत, इंतखाबात और खुले माशरे की अहमियत को उजागर किया गया। बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुश आइंद है। पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी था। इंतखाबात इसलिए बर वक्त नहीं हो सके क्योंकि सदर और इलेक्शन कमीशन मुत्तफ़िक नहीं थे इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के इख्तियार किसको है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सिर्फ 12 दिन में हल कर दिया और 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात हुए। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद बहुत से लोगों को ताहयात पाबंदी का सामना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें ईमानदार और काबिल एतमाद नहीं समझा गया था। ताहम 7 रुकनी बेंच ने पहले फैसले को कालेदम करार देकर कहा कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इन्नकाद आमरीत को रोकने के लिए और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत की ज़रूरत के लिए है। इस जमहूरी असूल की तामील को यकीनी बनाने के लिए कानून में यह शर्त रखी है कि अगर कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होगी। एक सियासी जमात जिसने खुद इस कानून में वोट दिया था ने लाजमी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अयादा करते हुए कि कानून ने क्या कहा है, इस फैसले के ऊपर आपकी तनकीद को बिला जवाज़ थी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने के बाद ही पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अवामी अहमियत के मुकदमात बराह रास्त नशर होने लगे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुकदमात लाइव नशर करने की इजाज़त दी है। पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर देख सकती है ताकि अवाम को भी मुकदमात की शफाफियत और फैसलों बारे में इल्म हो। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पार्टी निशानात के बारे में फ़ैसला भी बराह रास्त नशर किया गया था। अब पहली एक बात मैं बड़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं ओपिनियन नहीं दे रहा कि मौजूद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जिस फैसले का दिफा बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट को ख़त्म कर रहे हैं, उसका दिफा तो शायद वो निजी महफिलों में भी नहीं करते। तो उस फैसले के बारे में जो निजी महफिलों में उनके ख्यालात हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। और फिर दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जी मैंने बड़ी एक तारीख रकम कर दी है, बराह रास्त नशर करवाता हूँ। वो मुकदमात जिसको ये चीफ जस्टिस चाहते हैं कि लाइव हो, जिसमें जो शख्स चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को नापसंद हो, यानी कि इमरान खान, तो उसके मुकदमे की
नैब के केस की समाअत आखिरी दफ़ा नहीं होने दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक आमरीयत है, जमहूरियत नहीं है कि जो शाह को पसंद है वो स्क्रीन पर आएगा, जो शाह को नहीं पसंद वो स्क्रीन पर नहीं आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट से लाइव स्ट्रीम नहीं होगा। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि जी इत्तफाक नहीं हो रहा था सदर और इलेक्शन कमीशन में, तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ये भी बताएं कि उन्होंने ओथ लेने के कितने अरसे बाद इस मामले का नोटिस लेके उस दरखास्त को मुकर्रर किया था, वो उतने हफ्ते क्या करते रहे थे। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी मैंने 12 दिन में इंतखाबात का करवा दिया, और फिर जिस किस्म के मुतनाज़ा इंतखाबात करवाए 8 फरवरी के, ठीक है, आइन तो वो टूटा जो 90 दिन में इंतखाब नहीं हो, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया। ठीक है। लेकिन हाँ, जो पीटीआई ने अपना आइन तोड़ा, उस पर मौजूद चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने उनसे बल्ला ज़रूर छीना। वाह, इकबाल बुलंद हो। ऐसी शफाफ, जिसे कहते हैं ना वो इंसाफ की तारीख जो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने रकम की, इंशाल्लाह जो मौरख होगा वो साकिब निसार का नाम तो नहीं लिखेगा कहीं पे तारीख में, क्योंकि साकिब निसार ने तो जो छोटी मोटी वारदात डाली उसकी कोई हैसियत नहीं। वो चीफ जस्टिस कादी फाइसा का नाम यकीनन बड़ा बड़ा लिखेगा कि जो इनके दौर में हुआ। तो बहरहाल हो जाता है, ऐसा पाकिस्तान है। ऐसे तो कई चीफ जस्टिस आते हैं, फिर वो जो करके जाते हैं हम सब देखते ही हैं। तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा को भी मौरख ज़रूर लिखेगा जो कुछ ये करके जा रहे हैं। तो अब आ जाते हैं अहमद फरहाद के केस के ऊपर। वहाँ पर भी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने आज अदालत को आगाह किया कि जी अहमद फरहाद 2 हफ्ते बाद आज सुबह कोहाला पुल की गुज्जर चौकी है, वहाँ पर पुलिस वालों से सफ़ेद कैरी डब्बे में बैठ के आ रहे थे, बदतमीज़ी की, उन्होंने कार्य सरकार के मुदाखलत में उधर गिरफ्तार कर लिया है। इवन के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ा हंस के कहा, उन्होंने कहा बड़े आप लोग अक्लमंद लोग हैं कि कोहाला से परे गिरफ्तारी डाली है ताकि कश्मीर की हदूद में गिरफ्तारी हो। यानी कि इन अदर वर्ड उन्होंने कहा कि आपने बड़े तरीके से पाकिस्तान की अमलदारी से निकाल दिया है, पाकिस्तानी अदलिया के दायरा कार से निकाल दिया है अहमद फरहाद को, उस लापता शायर को, ताकि हम उनको बाजियाब ना करा सकें, ज़मानत ना दिलवा सकें। और उसके बाद जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नजीर तारड़ साहब, जो ख़ुद को आसमा जहांगीर का जहानशीन कहते हैं, वो उन्होंने कड़ा कहा कि जी मुझे तो वो दानिश्वर है अहमद फरहाद, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, मुझे तो उससे कोई ख़तरा नहीं है। जब अदालत ने उनसे पूछा तो अब अहमद फरहाद की अहलिया और उनके भाई जब कोहाला के साथ उस चौकी वाले थाने में गए जो कश्मीर की हदूद में है, तो पुलिस ने उनको चिट पकड़ा दी कि जी उनको तो मुजफ्फराबाद की पुलिस ले गई है और उन पर वहाँ पर मुजफ्फराबाद में कोई दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। यानी कि जिस बात को लॉ मिनिस्टर ने अदालत में माना कि वो दानिश्वर है, दहशतगर्द नहीं है, उस पर अब दहशतगर्दी की वहाँ पे एफआईआर काट के, ठीक है, अदालत के साथ ये खेल खेला गया है। ठीक है। और इसके बाद अब देखते हैं जुमे को वो क्या करते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, कि जिस अंदाज में उनसे खेला गया है, तो देखते हैं वो क्या कर लेते हैं। तो अब ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन एक खेल और भी जारी है, वो है इमरान खान साहब के साथ उनको जेल में रखना मकसूद है और जेल में उनका टाइम बढ़ाना मकसूद है। तो अब करते करते उनके तमाम केसेस में उनकी केसेस वो सज़ाएँ हैं वो सेटिसाइड होती जा रही हैं। साइफ़र केस में 28 को गालिब इम्कान था कि फ़ैसला महफूज होना है, तो यौम तकबीर की छुट्टी कर दी गई मुल्क भर में। आज इद्दत में निकाह के केस में जो अपीलें थी इमरान खान साहब की, उसका फ़ैसला महफूज हुआ था। जो सेशन जज ईस्ट हैं जी, शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने वो फ़ैसला आज सुनाना था, आज 29 तारीख को, तो आज उन्होंने नहीं सुनाया। क्या हुआ अली हमज़ा, आज जब सुबह जब कमरा अदालत गए कवरेज के लिए, तो क्या माहौल था वहाँ पर, क्या देखा आपने? असद भाई, इसमें सबसे पहली बात ये, जो आखिरी हियरिंग थी 23 मई को, उसके अंदर ये कहा गया था कि आज एक जो है इसके ऊपर जजमेंट जो है वो दी जाएगी और कोर्ट ऑर्डर करेगी उसके ऊपर। मगर साथ में ही जो कोर्ट ऑर्डर था उसमें ये भी लिखा गया कि जो राजा रिजवान अब्बासी हैं, खावर मानिका के वकील, जो कि डेनमार्क गए हुए थे छुट्टियों के ऊपर अपनी तातीलात पे, वो उनके 2 पॉइंट्स के ऊपर आर्गूमेंट्स रहते हैं, तो वो आके सुबह को 9 बजे वर्बली अपने आर्गूमेंट्स दे दें, या फिर अगर नहीं आ सकते तो रिटन आर्गूमेंट जो हैं वो सबमिट करवा दें। तो आज सुबह जब 9 बजे अदालत हम पहुँचे, तो एमल ख़ान है उनके एसोसिएट हैं, एक जूनियर, वो आए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि खावर जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं वो इस टाइम मसरूफ़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस में, तो वो 10:30 बजे जो है कमरा अदालत में आएंगे और अपने दलाइल जो हैं वो देंगे। तो उसके बाद जो है वो समाअत मौखर कर दी गई 10:30 बजे तक के लिए। इसी दौरान जो है वो कमरा अदालत के अंदर आज जो माहौल था उसमें यह था, ख़वातीन जो थी वो काफ़ी बड़ी तादाद में
आई हुई पीटीआई थी। की खवातीन कारकुन आई हैं। पीटीआई की जो कारकुनान है वो काफ़ी बड़ी तादाद में आई हुई थी। आज अब जिस तरह एक ये बताया गया था कि आज इसके ऊपर वर्डिक्ट भी है, तो काफ़ी जो उनकी ये सुना जो सेशन जज का कमरा है ये काफ़ी बड़ा है। जी, ये जो 2 सेशन जजेस के जो कमरे हैं यहाँ पे, सेशन जज वेस्ट और ईस्ट, क्योंकि सीनियर मोस्ट जजेस हैं यहाँ पे, हुँ। इनके कमरे जो हैं बाकी कमरों से कमरा अदालत बड़े हैं। बड़े हैं। यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 65-70 जो बेंचेस हैं उसके ऊपर बैठने की जगह होती है। मगर आज यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 150 लोग होंगे और खचाखच कमरा अदालत भरा था। जो फैसला सुनने के लिए आए हुए थे और वो सारे पीटीआई के कारकुन थे। सारे पीटीआई के थे, लीडरशिप आई हुई थी, उसके अंदर उमर अयूब थे, शबली फराज साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे और इस तरह जो दीगर वहाँ के बैरिस्टर गोहर थे। बैरिस्टर गोहर थे हुँ। और कंवल शोसफ वगैरह, बाकी मिशल यूसुफजई और ये इस तरह के सारे लोग आज कमरा अदालत में मौजूद थे। तो फिर वक्फे के बाद कार्रवाई शुरू होती है, 10:30 का टाइम होता है, तो रिजवान अब्बासी साहब आते हैं रोस्टम के ऊपर और जैसा आप उन्हें कहते हैं कि आपके 2 छोटे पॉइंट्स रह गए थे, उनके ऊपर आप जो है अदालत को असिस्ट कर दीजिए। तो वो अपने जो है वो निकालते हैं नोट्स वगैरह और उसके ऊपर वो अदालत को असिस्ट करना जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद अचानक ही ख़ावर मानिका साहब जो कंप्लेनेंट थे इसमें केस में, वो आते हैं कमरा अदालत के अंदर और 5-7 लोगों के साथ ग़ालिबन वो आते हैं, जिसमें 2 वकील भी होते हैं और डायरेक्ट पहले वो कमरा अदालत में थे, जब बाद में जब रिजवान अब्बासी जो उनके वकील हैं दलाइल शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त वो अचानक से दरवाज़ा खुलता है और कमरा अदालत में दाखिल होते हैं। जी, वो पहले मौजूद नहीं थे, वो सुबह से किसी को भी नहीं मालूम था कि वो आ रहे हैं, वो तो वहाँ पर थे भी नहीं। ठीक है। तो वो जैसे ही दलाइल का आगाज़ करते हैं तो वो आते हैं और सीधा ही रोस्टम के ऊपर आते हैं, ख़ावर मानिका। ख़ावर मानिका, और जज शाहरुख अर्जुमंद को कहते हैं कि मैं 10 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर जैसा आप कहते हैं, आप किस तरह बात कर सकते हैं, आपके ये राजा रिजवान अब्बासी हैं, आप इनके थ्रू बात करें, आपको जो भी कहना है वो इनके थ्रू करें। और साथ में उस्मान रियाज गिल जो बुशरा बीबी के वकील थे इस केस में, वो भी कहते हैं कि ये किस तरह बात कर सकते हैं आज, हालांकि इन्होंने ही राजा रिजवान अब्बासी का टाइम था। एनीवेज, तो वो कहते हैं नहीं ये हालांकि अदालत का यही डेकोरम होता है कि वो आपने अपने वकील के जरिए जज से मुखातिब होना होता है, आप खुद से नहीं आके कि आप शुरू हो जाते। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि नहीं ये जो मुझे सिर्फ़ 10 मिनट चाहिए, क्योंकि जितनी पेन और एगनी और जितनी कर्ब से मैं गुज़रा हूँ, ये मेरे वकील वो बयान नहीं कर सकते। वो जो है वो आपको मुझे ही सुनना पड़ेगा और मैं ही आपको वो बात बयान करूँगा। तो ख़ैर इसके ऊपर थोड़ी-सी बहस होती है, मगर फिर जो जज अर्जुमंद हैं वो उनको कहते हैं कि चलें बोलें, आपके पास सिर्फ़ 10 मिनट है। तो वो उनको 10 मिनट जैसे ही उनके स्टार्ट होते हैं, वो कहते हैं जी कि मैं एक देहाती आदमी हूँ, मैं पाकपतन से आया हूँ, साथ में वहाँ के 2 वकील भी मौजूद हैं मेरे, उनको भी लेकर आया हूँ। और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो अपने घरों से भाग रही हैं, जिनका शादियाँ ऑलरेडी हुई हुई हैं, वो उसके ऊपर निकाह कर रही हैं। और ये सारा कुछ जो है ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ का एक पॉपुलर लीडर है सो कॉल्ड, जो रियासत मदीना बनाना चाहता था, वो इस तरह के मेरी वाइफ़ के साथ मामलात में मुलविस हुआ, जिसकी वजह से अब सोसाइटी के अंदर भी जो है ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग जो बच्चियाँ हैं वो अपने घरों से भाग रही हैं और लोग बहुत परेशान हैं। और ये तमाम जो परेशान लोग हैं पाकिस्तान भर से, जिनकी बकौल ख़ावर मानिका के बच्चियाँ या बेगमात यूँ जा रही हैं, वो ख़ावर मानिका के पास कंप्लेनेंट बन के आ रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई थी, उसने इमरान खान साहब से शादी कर ली, तुमसे तलाक ले ली, तो हमारी भी जाने लग गई हैं। ये वो कह रहे हैं। जी। ठीक है। कोई उन्होंने उन्होंने कोई एविडेंस दी, कोई दिखाए, कोई ये मेरे पास 20 कंप्लेंट्स आई हैं, ये कोई 50 या कोई 10 कोई 5 उन्होंने वो 2 वकील ही दिखाए थे बस, जो उनके साथ जो गाँव अपने से आए साथ अपने गांव से लेके जी, आए हुए थे। जी। वो वो वकीलों की शक्लें उनकी नज़र में कंप्लेंट थी। क्या उन वकीलों के साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ था, उनकी भी कोई घर वाली या कुछ? वो बताया नहीं उन्होंने कोई इस अच्छा, बारे में। ठीक है। तो बहरहाल वो उन्होंने तो इसके ऊपर फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया उस्मान रियाज़ गिल ने कि ये क्या बातें कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर जो जज अर्जुमंद हैं उन्होंने भी कहा कि आपको केस से मुताबिक कोई लीगल बात करनी है तो आप वो करें। मैंने कहा नहीं, मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ, आपको मुझे सुनना होगा और मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। और फिर वो शुरू से शुरू किया उन्होंने बात कि मैं जो था वो हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे इस तलाक के बारे में, इस निकाह के बारे में, तलाक 31 जनवरी को मैंने 2017-18 को अपने बच्चों को बताया कि मैंने तुम्हारी वालदा को तलाक दे दी थी। और ये मुझे सारे कहते हैं कि 4 साल के लिए मैं कहाँ गायब था, तो 4 साल में बहुत परेशान था और बाकी सारे मामलात थे। फिर उसके अंदर फ़रवरी में मैंने बच्चों को बताया कि अब ख़बर आएगी थोड़े दिनों के अंदर कि उनकी शादी हो गई है, उनका निकाह हो गया है इमरान खान के साथ। तो उसके अंदर कहता है फिर दूसरे हफ्ते के अंदर ही खबर आ गई, कहते हैं मुझे जहांगीर खान तरीन और जुल्फ़ी बुखारी के मैसेजेस आए मोबाइल के ऊपर, जो मैसेजेस मेरे पास आज भी सेव हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब ये मामला हो गया है और बस अल्लाह ताला आपके लिए और सारों के लिए जो है वो आसानी के मामलात करे।
तो कहते इसी के अंदर जब ये ख़बर आई तो मेरी वालदा जो थी वो बीमार हो गई, वो महीना हॉस्पिटल में रहीं और फिर उनकी वफ़ात हो गई। और जो मेरे बच्चे हैं वो रोना शुरू हो गए और काफ़ी मेरे घर के हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और मुझे इन मामलात के बारे में नहीं पता था। तो ख़ैर वो इस तरह की जो बातें हैं वो काफ़ी देर तक इस तरह के आर्गुमेंट जो थे इमोशनल हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इसी दौरान जज़्बाती भी हो रहे थे। उनके मुँह से काफ़ी गालियाँ भी निकलीं इस सारे चीज़ के अंदर। गलत ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की जिसके ऊपर जज अर्जुमंद ने उनको रोका भी और दूसरी साइड ने भी कहा कि ये किस तरह की वो कर रहे हैं, तो वो आगे से यही कह रहे थे जज कि के सामने रोस्टम पर खड़े होके जी, वो एक तरफ कस्में खा रहे थे, अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे थे, उसी सांस और उसी जुमले में वो नंगी गालियां भी दे रहे थे। और ये कमरा अदालत में वो जज को मुखातिब करते हुए कर रहे हैं जी। वो और जज साहब ये सुनते रहे सब कुछ। जज साहब ने एक दफ़ा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि मैं एग्रीव पार्टी हूँ और मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ और आपको मुझे सुनना होगा कि मेरे साथ ये क्या मामलात हो रहे हैं और ये क्या सिलसिला जो है वो मेरे साथ चल रहा है। तो उसके बाद वो फिर बताते रहे कि इसी के ऊपर फर्दर आगे जाके कि मुझे इतना ये तो है, मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ, देहाती हूँ, इनके पीछे तो फ़ौज खड़ी हुई है एक वकला की, ये तो कौम का हीरो है, इसके पीछे इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आता। ट्रायल कोर्ट के अंदर उस्मान रियाज गिल ने, इसके वकील ने कहा था कि मैं तुम्हें उठा के कमरा अदालत से बाहर फेंक दूंगा। ये वहाँ पे भी मेरे ऊपर हैकलिंग करते थे पीछे से, मुझे आवाज़ें कसते थे मेरे ऊपर, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे इस तरह लोग तंग करते हैं। आज भी यहाँ पे ऑब्वियसली जब वो ये बातें कर रहे थे और वो गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, उन्होंने एक जगह पे तो कहा कि मेरी बेटी को जब पता चला तो उन्होंने एक गाली निकाल के कहा कि उसने कहा कि बाबा आपने इसको छोड़ना नहीं है या आप इसको इसका वो कर दें। तो कहते मैंने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे के अंदर। तो वो इसके ऊपर लोग जो थे पीछे से वो शेम शेम और इस तरह की जो वो खावर मानिका को कह रहे थे जो पीटीआई के कारकुन थे, जी इस किस्म की लैंग्वेज और इस किस्म की गुफ्तगू करने जी। पर और 12 वकील भी कह रहे थे कि आप इस तरह की, मगर ख़ैर वो एक फ़्लो के अंदर जो थे वो वो बोलते लगे गए, रहे। वो लगे रहे सारे मामलात के अंदर। और उसके बाद जब ये काफ़ी लंबी हो गई, जज साहब ने भी कहा कि आपके 10 मिनट पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं एग्रीव पार्टी हूँ, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। हाँ, और मैं सबसे बागैरत मर्द हूँ इस टाइम मुल्क का और पूरी कौम का मुकदमा लड़ रहा हूँ कि लोगों की और की भी खवातीन तलाक़ें लेने लग गई हैं, जी, तो इसलिए मुझे सुने आप, हैं? जी। ये खावर मानिका कह रहे थे। तो वो करते कराते इवेंचुअली वो बात के ऊपर आए। उन्होंने कहा कि अब हुआ ये है कि अभी रिसेंटली उन्होंने हवाला दिया एक डॉन के आर्टिकल का, कि मैंने डॉन के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़े जो यहाँ के वज़ीर हैं कोई, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो इद्दत के अंदर तलाक हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। कहते मुझे पता है, मेरा जज साहब आपके ऊपर बिल्कुल डिस्ट्रस्ट है, मैं आपको बिल्कुल अदम एतमाद है मेरा आपके ऊपर। मुझे पता चला है कि जो मेरी 2 बेटियाँ हैं वो जिन्होंने हलफ भी गालबन लिया था, जो वीडियोस वायरल हुई थी, वो आज कमरा तैयार कर रही हैं बनी गाला में अपनी माँ का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है क्या फ़ैसला होगा और आज वो रिलीज़ हो जाएगी। मगर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून के ख़िलाफ़ होगा और ये जो मामलात हैं ये इस तरह नहीं चल सकते। तो मुझे आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट है और आप जो है ये केस किसी और को ट्रांसफ़र कर दें। इसके ऊपर नहीं, उन्होंने ये भी तो कुछ कहा कि मैं मुकदमा अल्लाह पर छोड़ता हूँ। जी, उन्होंने फिर जज साहब ने कहा कि आपने पहले भी इस तरह की बात की थी मेरे ऊपर और वो हमने फ़ैसला किया था। आज आप दोबारा इस तरह की, उन्होंने कहा ये जो तासुरात और ये जो मुझे वाइब्स आ रही हैं इन शॉर्ट के, जिस तरह मेरी बेटियाँ वहाँ पे कर रहे हैं और हर तरफ से आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ये आएगा, तो मुझे आपसे कोई इंसाफ़ की तवक्को नहीं है, मुझे और किसी अदालत से इंसाफ़ की तवक्को नहीं है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल और जजमेंट डे के ऊपर जो है इंसाफ़ मुझे तभी मिलेगा। मतलब उन्होंने कहा कि रोज़े महशर मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे पाकिस्तान की किसी अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जी। तो फिर पिटिशन विड्रॉ कर लें, वो वहाँ पर किस लिए डालकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो अच्छा ये सब वो फरमूदात वहाँ पे फरमाते रहे। मैंने सुना है कि कोई बैरिस्टर गौर ने, आप गालियाँ दोहराइएगा नहीं, लेकिन कोई सुना है पेपर पे नोट की हुई थी गाली, कि एक गाली ये वाली 7 दफ़ा दी है इमरान खान साहब को, ये वाली 11 दफ़ा दी है, ये 1 दफ़ा दी है, क्या इस तरह का कुछ था? जी, बिल्कुल इस तरह का था मामला। बैरिस्टर गोहर ने जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये एक अदालत के डेकोरम के ख़िलाफ़ है, इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है। एक गाली ये 7 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, एक गाली ये 11 दफ़ा उनके लिए रिपीट कर चुके हैं और एक और बहुत बुरी गाली ये भी रिपीट कर चुके हैं। तो इस तरह की गालियाँ कैसे दे सकते हैं? हम्म। बहरहाल तो वो उन्होंने इसका प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, खावर मानिका जज पर अदम एतमाद कर रहा है, खावर मानिका का वकील नहीं अदम एतमाद कर रहा जो राजा जवान है, ये क्या तमाशा था?
इसके ऊपर ये हुआ कि जब वो बात कर रहे थे तो जो जज अर्जुमंद हैं उन्होंने कहा कि ये मुझे जो राजा रिजवान अब्बासी हैं ये मुझे पिछले 12 सालों से जान रहे हैं, ये मेरे सामने यहाँ पे पेश होते हैं 12 साल से। आप बाहर जाइए 5 मिनट के लिए इनके साथ मशवरा कीजिए और बताइए आपने वापस आगे क्या करना है। तो उसके ऊपर खावर मानेका साहब ने कहा कि मैं इनके साथ मशवरा नहीं कर रहा, ये बड़े शरीफ आदमी हैं। और एक किस्म का जो लग रहा था कि उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार राजा रिजवान अब्बासी पर भी कर दिया था और जज के ऊपर भी कर दिया था। तो मगर उन्होंने ये जज साहब को कहा कि आप जो केस है इसको ट्रांसफ़र करें, आप इसका फ़ैसला जो है आप बायस्ड हैं और आप इसका फ़ैसला नहीं दे सकते। और बायस की उन्होंने कोई वजह नहीं बयान की कि क्या बायस है शारिफ अर्जुमंद साहब की? वो सिर्फ ये कहते रहे कि बायस वो है। उन्होंने पहले भी नहीं की थी। जब एक दफ़ा इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी उसके अंदर भी कोई वजह ख़ास उन्होंने यही कहा था कि मेरी बेटियां कह रही हैं, लोग कह रहे हैं, मुझे सुनने में ये आ रहा है। और उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर भी बड़ा सख्त किया था कि मेरे 31 साल जो 21 साल जो मेरा कैरियर है यहाँ पे उसमें पहली दफ़ा किसी ने मुझे बायस का इल्ज़ाम लगाया। और शारिफ अर्जुमंद साहब ने ऑर्डर किया। जी, मगर आज उन्होंने दोबारा इल्ज़ाम लगाया और आज का इल्ज़ाम लगने की वजह से जो जज साहब थे वो थोड़े से यानी कि बज़ाहिर कोई शैटर हो गए या उनका कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए। और उन्होंने कहा कि ये तो अब मैं जो है मेरा वो मेरे ऊपर डिस्ट्रस्ट कर दिया है, अब मैं इसका जो भी डिसीजन दूंगा वो मुतनाज़ा होगा। तो मुतनाज़ा होगा तो ऊपर वाली कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। जी, तो उन्होंने कहा जो भी डिसीजन दूंगा वो मुतनाज़ा होगा। हर डिसीजन के ऊपर एक पार्टी तो इतराज़ करती ही करती है कि डिसीजन जिसके हक में नहीं आता वो तो कहते ही ये डिसीजन गलत है। इसके ऊपर उस्मान रियाज गिल साहब ने दोबारा कहा कि सर ये जो है ये आपका टाइम ज़ाय कर रहे हैं, आपको इनके ऊपर हैवी फ़ाइन करना चाहिए। और जिस तरह की यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अदालत का एक तो टाइम ज़ाय कर रहे हैं और दूसरा ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट की कि बार बार आपके ऊपर जो है वो डिस्ट्रस्ट का वो कर रहे हैं, ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं। और बल्कि ख़दशा क्या, अब तो यकीनन कह रहे हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे। मगर इसके ऊपर ये था कि वो फिर बैक एंड फोर्थ शाउटिंग भी हो रही थी, पीछे से नारेबाजी भी लगती थी। मगर पीटीआई के वकला और जो लीडर थे वो इस हद में काफ़ी कामयाब भी हुए कि लोगों को काम डाउन करवा रहे थे कि आप नारे ना लगाएं सुना अदालती है कोई माहौल में। मिशाल यूसुफ जी ने बड़ा एक अच्छा मशवरा भी दिया। वो जब ये सारे मामला चल रहे थे तो मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं जो बुशरा बीबी की तर्जमान भी हैं। तर्जुमान भी हैं, केपीके के अंदर सियासी मुशीर भी हैं। उन्होंने आके कहा कि जज साहब ये अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं तो अल्लाह रसूल और कानून के मुताबिक है, वही फ़ैसला होना चाहिए, चाहे आप दें या कोई और जज दें। मतलब उन्होंने जज को कहा, अगर आपने नहीं भी देना तो खैर है, कोई और जज दे दे। तो इसके ऊपर उन्हें पीछे से समझाया गया कि रुक जाओ, या आप यानी अभी आप नहीं बोलो। जज को रास्ता ना दिखाओ कि वो फैसला ना दे। इसमें असद भाई आज उनको मिस किया गया। सलमान अकरम राजा साहब जो एक सीनियर एडवोकेट हैं, जब वो होते हैं तो इस तरह पीछे से कोई बोल नहीं रहा होता फजूल में, नहीं तो वो शटअप कॉल बड़ी ज़ोर की दे देते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती। मगर आज देखने में ये आया है कि मिशाल यूसुफजई भी बातें कह रही हैं, वो एक हैं इनके पंजोता साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, वो भी अपने बीच में से दे रहे हैं। और यानी एक बड़ा ही मिक्स था, एक ना माहौल बना हुआ था कमरा अदालत के अंदर। लोगों को वो प्रोवोक करी जा रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे जो वहाँ बैठे थे। खावर मानी का खावर मानी का अब इस तरह जब उनके लीडर्स को और उनकी वाइफ के बारे में जब आप बिलो द बेल्ट बात करेंगे तो ऑब्वियसली पीछे से लोग भी करते हैं उनको। और नंगी गालियाँ देंगे। जी, अच्छा, और फिर जज साहब उठकर चले गए या बैठे रहे? नहीं, वो जब ये सारा हुआ और एंड में हुआ, उन्होंने ये बात की कि अब तो मैं जो भी फैसला दूंगा वो मुतनाज़ा हो जाएगा। वो कहकर वो फिर नारेबाजी और क्रॉस टॉक बहुत ज़्यादा हो गई दरमियान में, तो वो अचानक बस उठे वो और उठ के अपने चैम्बर के अंदर चले गए। अब जब वो अपने चैम्बर के अंदर जैसे ही गए तो ये खावर मानिका साहब जो हैं वो इनके साथ जो वकील आए हुए थे, बड़ा ऊंचा ऊंचा जो बोल रहे थे बीच में, जज साहब वो कह रहे थे कि आप जिनको ये ट्रांसफ़र कर अपने वो पाक वतन से या जहाँ से गाँव से लेकर आए थे। तो ये उन्होंने इनको पकड़ा और 5-7 वो वकील जो ज़रा ऊपर वाले सुरों में दलाइल दे लेते थे, ऊंची आवाज़ में, ऊपर वाली ताल में जिनकी थी, बहुत ऊंची आवाज़ थी उनकी बाहर। सब्जी बेचने वालों जैसी। तो वो उन्होंने इनको पकड़ा और ये कमरा अदालत से बाहर निकलना शुरू हुए क्योंकि जज साहब उठ गए थे। तो इसके ऊपर फिर जो ख्वातीन थी उन्होंने बॉटल्स वगैरह थ्रो की इनके ऊपर, भेजा, शेम शेम के नारे लगाए और ये कमरा अदालत से बाहर चले गए। और कमरा अदालत से बाहर जाते हुए फिर एक पीटीआई के वकील ही हैं, उन्होंने इनको पकड़ के मुक्का शुक्का मार दिया, कोई रफन अप कर दिया, थोड़ा सा पिटाई कर दी। तो वो कर आके खैर वो निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के सुना कह रहे थे कि मैं गरीब आदमी, मेरी कोई नहीं सुनता। वो कह रहे थे इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, सुपरस्टार है इस मुल्क का, और ये और वो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सादा खावर सा मानी हूँ। का कह रहे थे कि मैं गरीब आदमी हूँ। बाहर एक ब्लैक कलर की लैंड क्रूज़र में बैठ के जा रहे थे, वीडियो मौजूद है। जी, तो इतना गरीब अल्लाह हम सबको करे कि एक लैंड क्रूज़र दे दे। तो अच्छा ये बताइए कि उसके बाद जज साहब ने क्या
दिया ऑर्डर या लेटर? उसके बाद जब वो ये सारे निकले तो कंवल शोज़अप थोड़ी सी जज्बाती हुई। कंवल शोज़अप ने वहाँ पे वो डेस्क के ऊपर हाथ मारा और जो पीटीआई की जितनी लीगल टीम थी इनको कहा शेम ऑन ऑल ऑफ यू। वो 30 मिनट यहाँ पे खड़ा हुआ जो है उन पे तोहमात लगाता रहा और तुम इमरान खान सारे पर? इमरान खान पे तोहमात लगाता रहा और तुम सारे खामोशी से सुनते रहे। वो भी नाराज़ होके चली गई बाहर। उसके बाद तकरीबन 15-1 मिनट बाद कोर्ट स्टाफ आता है और पता चलता है कि जज साहब जो हैं शाहरुख अर्जुमंद उन्होंने एक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा है और इस लेटर के अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो है अदम एतमाद का इन्होंने दूसरी दफ़ा भी कर दिया। तो अब मैं सीनियर मोस्ट जज हूँ यहाँ का, तो अब आपने डिसाइड करना है या तो ये केस जो है ये किसी और को दे दें या फिर आप इसकी जो भी अपील होगी उसको टाइम बार कर दें कि इतने टाइम के अंदर जो है ये केस जो है उसको ख़त्म कर लें। दूसरी बात जो उसके अंदर उन्होंने लिखी कि ये जो कंप्लेनेंट्स थे और जो इनके वकला थे इन्होंने खाबर अदालत मानिका वगैरह? खावर मानिका वगैरह इन्होंने अदालत का बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट किया और इन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं बहुत ज़्यादा। तो एक नोट के अंदर उन्होंने ये बात भी लिखी। अच्छा, फिर ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है खाबर मानिका क्या अचीव करके गए हैं आज? क्या वो कामयाब रहे अपनी स्ट्रेटजी में या पीटीआई? असद भाई इसके अंदर जो मामला थे जो बज़ाहिर आज देखने में हमें लगा वो ये थे कि खावर मानिका एक पूरे प्लान के साथ आए हुए थे और वो दिमाग में दो अपने गोल्स लेकर आए हुए थे और उन्होंने वो जो दोनों मकसद थे उनके दोनों मकासद को अचीव किया उन्होंने। कौन से? एक तो पहला मकसद ये था कि जज साहब के सामने इमोशनल होके रो के गालियाँ दे के अल्लाह रसूल का नाम करके ये सारी बेटियों की और वालदा बीमार हो गई सारे मामलात करने कराने के बाद जो जज शाहरुख अर्जुमंद थे देखने में लग रहा था उनका कॉन्फिडेंस जो था थोड़ा सा वो शैटर हुआ और उन्होंने केस जो है वो ट्रांसफ़र के लिए आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिख दिया। तो पहला तो जो देखने में आ रहा था जिस काम के लिए वो आए थे उनका मकसद ये था और उसके बाद जो दूसरा मकसद उनका था वो था कि पीछे जो पीटीआई के लोग हैं या जो वकला मौजूद हैं इनको इतना प्रोवोक करें इतना इनको इंस्टिगेट करें कि कमरा अदालत के अंदर ही कोई लड़ाई हो जाए या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए। तो वो अब कमरा अदालत में तो एज सच नहीं आया मगर बाहर जाके इनको एक मुका शुका लगा कोई लड़ाई हुई और उनकी ऐनक वगैरह भी टूट गई। तो अब जो है वो अगले मराहल में ये देखना होगा जिस तरह ये ट्रायल कोर्ट से कह रहे हैं कि इनके वकील मुझे धमकाते हैं लोग गालियाँ देते हैं। अब इनके पास एक और जवाज़ आ गया कि ये मुझे मारते भी हैं। तो हाँ। उन्होंने प्रोवोक किया और ये हो गए। और पीटीआई से वो करवा लिया जब वो अगली मरले में जाके कहेंगे जब भी किसी अदालत में जब केस मुकर्रर होगी ये अपीलें समाअत के लिए तो वो कहेंगे देखें नहीं पीटीआई वाले मेरे साथ ये करते हैं मेरे पास तो सबूत भी है, ये वो करेंगे। असल भाई इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये छोटी ईद जो थी उससे पहले लग रहा था कि ये केस जो है ये कंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आर्गूमेंट्स वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हाँ। हो गए थे और ये था कि जो सलमान अकरम राय साहब भी जो थे और उस्मान रियाज गिल उनका मकसद उस टाइम यही था कि बुशरा बीबी जो है वो ईद जो है वो अपने घर के अंदर गुजारें अपने बच्चों के साथ क्योंकि उनका ये एक ही केस है जिसके अंदर वो सज़ा काट रही हैं। तो आज जब ये हुआ है कि अब ये जो केस है ये दोबारा आज के बाद से दोबारा अल्तवा के अंदर चला गया। अब वो जेल से बाहर नहीं आ सकती अब अपने जो ईद उल अज़हा है कुर्बानी की ईद वो भी वो नहीं कर सकेंगी, इस दफ़ा उनको उससे कर दिया गया दूर। और ये है कि जेल से बाहर आएँ तो बाकी भी और काफ़ी मामलात होंगे यानी बच्चों से तो ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगी सारे मामलात होंगे मगर आज वो फिर देखा ये जा रहा है कि अब इसके अंदर जो डिले आएगा तो उसकी वजह से वो मामलात भी नहीं हो सकेंगे। देखें अब इमरान खान साहब जेल से शेख मुजीबुर रहमान और ईस्ट पाकिस्तान के ट्वीट्स करवाएंगे तो फिर तो यही होगा। पाकिस्तान है, सबको समझना चाहिए क्या होता है यहाँ पर। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? इसमें मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि उन्होंने आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने अपने मुंह से कही वो ये थी कि मैंने तो 4 साल जो है इनकी जब ये हुकूमत थी उसके अंदर मैंने इनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया, किसी किस्म की मरात मैंने नहीं ली, कोई मैंने फ़ायदा माली या किसी किस्म का नहीं उठाया। अगर उठाया तो मैं इस कोर्ट में प्रेजेंट हूँ, मुझे जो सज़ा होगी आई स्वेयर अपॉन गॉड मुझे वो सज़ा दे दी जाए। और साथ में कहते हैं कि मेरे पास तो बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही आया था और उसने कहा कि बच्चों के साथ आप बच्चों से दुआ करवाएं कि जो मेरा बेटा है मोनस वो वज़ीर आला बन जाए। हालांकि मोनस कौमी असम्बली का रुकन था, वो कैसे चीफ मिनिस्टर बनता पंजाब का? एक ये बात, उसके बाद फिर दोबारा एक और बिलो द बेल्ट जो बात उन्होंने की जो आज पहली दफ़ा इन्होंने की कि इसकी पहले भी करते रहे हैं मगर आज उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से की कि ये बुशरा बीवी की जो बहन है दुबई में होती हैं गालबन मरियम वटू उनका नाम है कि उसने भी 3 निकाह किए हुए हैं। उसका इस केस से क्या ताल्लुक? तो और वो कोई सुना है कोई अपने भी वो कहते रहे कि क्या नाम है मेरे
बच्चियाँ ख़राब कर दी फराह गोगी ने। और वो उसमें ये था कि वो पहले भी ट्रायल में भी बात हुई थी कि उनकी जो 2 बड़ी बेटियाँ हैं, वो जिन्होंने कुरान वाला वो भी किया है, उन बेटियों को दरअसल सलमान अकरम राजा साहब वगैरह उस टाइम इलेक्शन से पहले एज़ अ विटनेस पेश करना चाहते थे। मगर उनको अदालत की तरफ से सिक्योरिटी नहीं मिली और इनको खदशा ये था कि वो भी गुमशुदा अफराद बन जाएँगे, इस वजह से उनकी सिक्योरिटी खातिर उन्होंने पेश नहीं किया। अब इनका ये मौक़िफ़ था कि वो जो 2 बेटियाँ हैं इनकी, उनमें से एक को तलाक भी हो गई थी इस सारे मामले के बाद। वो जो बची हैं उनको फराह गोगी, जुल्फ़ी बुखारी और वो एहसन गुज्जर जो हैं, उन लोगों ने ख़राब किया है उनको। बाकी तो बच्चे इनके पास हैं, मगर वो जो बेटियाँ हैं उनकी, जो आज अभी बकौल इनके कमरा सेट कर रही थी और जिनको पता है कि आज वालदा ने छुट जाना था, वो इन लोगों ने ख़राब की हैं और वो अब इनके साथ उस तरह के मामलात नहीं हैं इनके, जिस तरह के बुशरा बीबी के साथ उन लड़कियों के। बकौल इनकी अहलिया बुशरा बीबी जो साबका अहलिया, उनको इमरान खान साहब ने ख़राब किया। इनकी बेटियों को फराह गोगी वगैरह, जुल्फ़ी बुखारी वगैरह ने ख़राब किया। तो ये किस किस्म के घर के सरबराह थे? क्या ये घर में कुछ नहीं करते थे? इनका कोई इख्तियार नहीं था? क्या ये कोई बंदर थे जो दरख्त पे चढ़ के सिर्फ करतब दिखाया करते थे, अपने बच्चों को एंटरटेन किया करते थे? मतलब हद है। लेकिन जाहिर है, आप पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के ट्वीट्स करवाएंगे तो फिर तो यही करेगी इस्टेब्लिशमेंट, और इसी तरह होगा फिर, ज़ाहिरी बात है। और आपका केस आगे से आगे जाएगा। अब इस दौरान इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को यकीनन अलकादिर ट्रस्ट केस में भी सज़ा दिलवा दी जाएगी। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो तोशा खाना का भी एक नया रेफरेंस तैयार हो रहा है, जिसके लिए भी सदारती आर्डिनेंस भी आ गया है कि रिमांड की मुद्दत 14 दिन से 40 दिन कर दी गई है, उसमें गिरफ्तारी दिलवा दी जाएगी। तो यानी कि वो तमाम हरबे रियासत की जेब में हैं जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कैद को तवील बनाते रहेंगे अनटिल अनलेस के कोई डील की तरफ बात ना जाए। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब कितना डटे रहते हैं या कितनी जल्दी सरेंडर करते हैं। और ये बात है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।